नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल पाठक आप सभी का ब्राइट कॉमर्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लगातार आपके पास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैथ, इंग्लिश और जीएस की भी क्लास आपके पास स्टार्ट हो चुकी है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आज जो आपके लिए है सबसे मोस्ट किसी भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करोगे, हिंदी उसका महत्व बढ़ जाता है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी पर मैं एक क्लास छोटी सी बना रहा हूँ और जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है बच्चों को, वो है संधि। संधि करने में हर बच्चे से छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। आज उस गलतियों को सुधारेंगे और साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरीके से इसका संधि और संधि पहचानी कैसी जाती है और उसका विच्छेद कैसे किया जाता है। चलिए, स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है संधि। सबसे पहली बात तो संधि का शब्द का प्रयोग करते ही एक दिमाग में तुरंत प्रश्न घूमने शुरू हो जाता है कि संधि है क्या। तो देखिए, संधि क्या है। संधि का मतलब आप देखते हो व्यापारिक रूप में भी संधि होती है, लेकिन हम हिंदी को पढ़ रहे हैं और जब हिंदी को पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला में वर्ण के जो मेल होते हैं, वर्णों के जो समूह होते हैं, उन्हें हम संधि बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, मैंने दोबारा बोल देता हूं, मैं यहाँ लिख भी दूंगा। वर्णों के समूह को ही या वर्णों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो देखिए, यहां पर आपको ध्यान देकर लिख देता हूं मैं, वर्णों के मेल या समूह को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न यह है कि संधि होती कितने प्रकार की है, संधि के रूप कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रकार तो 3 होते हैं, रूप अलग अलग हो जाते हैं। रूप का मतलब ये होता है, आपको मैं रूप की एक छोटी सी भाषा बताता हूं। रूप किसे कहते हैं और स्वरूप किसे कहते हैं। रूप उसे कहते हैं जैसे मुझे दिख रहा है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं लाइव, तो मेरा ये रूप है। अगर मैं इसी में अलग अलग मतलब कहा जाए कि जैसे कहते हैं क्रीम पाउडर लगा ले, वो क्या हो जाते हैं, और उस क्रीम पाउडर या हैंडसम दिखाई दे रहा हो, वो हो जाता स्वरूप। यानी कि उसी व्यक्ति का रूप बदल गया, तो बदलने की आकृति को ही स्वरूप कहते हैं। तो यहाँ पर इस रूप को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके स्वरूप को भी समझने की कोशिश करेंगे कि संधि कैसे कैसे अपना चेहरा बदलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि के प्रकार कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा। संधि एक तो स्वर होती है और एक व्यंजन होती है और एक विसर्ग होती है। सर आपने ये जो बात बताई है ये तो हमने भी पढ़ी है, तो अलग आपने क्या बताया, मैं आपको बताता हूं। हमें याद कैसे होगा, मैं आपको बताऊं। संधि जो है, मैंने अभी बोला है कि वर्णों के मेल या समूह को ही हम क्या बोलते हैं, संधि। अब देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं सर, 2। यानी कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक स्वर होता और एक व्यंजन होता। तो सर संधि भी तो 2 ही होनी चाहिए। नहीं मेरे भाई, ये जो विसर्ग है ये भी एक वर्ण है, लेकिन संस्कृत का उठाया हुआ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तत्सम वर्ण, तत्सम शब्द पढ़ा होगा। संस्कृत के शब्द उठाकर जिस तरीके से हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, उसे तत्सम शब्द बोलते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही कुछ वर्ण संस्कृत के उठा के हम लोगों ने अपने हिंदी के व्याकरण में सम्मिलित किया है, तो उसे हम कौन सा वर्ण का नाम देते हैं, विसर्ग। इसीलिए संधि के कितने प्रकार हो जाते हैं, 3 प्रकार हो जाते हैं। बात समझ में आ गई है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। जब इसकी स्वर और व्यंजन और विसर्ग की बात होती है, तो सर सिंपल एक साधारण तरीका हमें बताइए जिससे हम इसको पहचान सकें। तो देखिए, यहां पर स्वर की बात आती है, तो स्वर प्लस स्वर, यानी कि स्वर और स्वर वर्ण मिलके ही क्या बनते हैं, स्वर संधि। यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर होगा, और इन दोनों के मेल से ही कौन सी संधि बनेगी, स्वर संधि बनेगी। समझ में आ गई बात। दूसरे पॉइंट को समझते हैं। सर व्यंजन संधि की भी बता दीजिए। व्यंजन प्लस स्वर या वर्ण, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। इन दोनों के वर्णों के मेल से कौन सी संधि बनती है सर, व्यंजन संधि बनती है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे विसर्ग। विसर्ग की बात करें तो विसर्ग का वर्ण कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा, विसर्ग का वर्ण ये वाला होता है। और इस वर्ण की पहचान हम हिंदी के वर्ण की कैसे करते हैं वो आने वाले समय की वीडियो में समझा। ठीक है। प्लस इसके बाद इसमें क्या होता है, या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा।
इन दोनों के मेल से ही क्या बनती है भैया, विसर्ग संधि बनती है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये 3 बात मैंने आपको एकदम बेसिक बात बताई है जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है संधि से पढ़ने से पहले। आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं जो छोटा सा एक टॉपिक लूंगा, इन 3 में से तीनों को पढ़ा पाना इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल गलत है, आपके साथ बेईमानी है और मैं अपने साथ भी बेईमानी करूंगा। तो मैं आपको बताता हूं, छोटा सा टॉपिक स्वर लेंगे और स्वर को पूर्णतः कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद लेते हैं। देखिए, बात होती है स्वर की, हम बात किसकी करेंगे? स्वर की बात करेंगे। तो स्वर की बात करेंगे तो स्वर के कितने प्रकार, स्वर के, क्योंकि स्वर संधि तो 3 प्रकार है, स्वर के कितने रूप है? तो स्वर के 5 रूप है और 5 ही प्रकार भी कह सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, दीर्घ संधि, क्या कहते हैं इसे? दीर्घ संधि। दूसरी कौन सी है? गुण संधि। और तीसरी कौन सी है? बिट। ये कोई क्रम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आप किसी भी तरीके से याद करें, जरूरी नहीं कि मैंने दीर्घ लिख दिया तो दीर्घ ही पहले आनी चाहिए, आप गुण याद कर लीजिए, आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। गुण के बाद कौन सी है? वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि, ठीक, और इसके बाद अयादी संधि। बोलो बात समझ में? तो कितने रूप हो गए संधि के? स्वर के, स्वर संधि के कितने रूप हो गए? 5 प्रकार भी कितने कह सकते हैं? 5। बात समझ में आ गई? अब चलिए, अब एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे बहुत बारीकी से। देखिए, अगर मैं दीर्घ संधि को कहना चाहूं तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। देखिएगा, मैं यहां एक बात लिख देता हूं, यहां पर छोटा सा देखो, ये दीर्घ संधि। जिस तरीके से मैं आपको लिख रहा हूं, आप सेम ऐसे ही नोट्स बनाएंगे। आप ध्यान रखें, नोट्स बनाते में आपको ध्यान रखना होगा, आप ज्यादा बातें ना लिखें। ज्यादा बातें लिखने के लिए आपके पास किताब उपलब्ध है, लेकिन नोट्स में हमेशा बस मुख्य मुख्य बातों को जोड़ा जाता है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ संधि की पहचान क्या है? तो देखिएगा, अगर मैं दीर्घ संधि की पहचान कहूं तो बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर चैनलों ने अलग अलग तरीके से बताया है, ठीक है। अगर हम व्याकरण को सही तरीके से परिभाषित करें और सही तरीके से समझें तो देखिए, अगर दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी कि वो बड़ा स्वर जो इसमें लिया गया होगा। समझ में आ गया? अब कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो आ, और एक बड़ी, और एक बड़ा। बोलो बात समझ में आ गई? सर हमें पहचानने में दिक्कत होती है। देखिए, आज के बाद बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इस वाले, अगर इसकी मात्रा में बनाऊं तो ये मात्रा में, और इसकी मात्रा बनाऊं तो जो दाएं साइड से आ रही है वो बड़ी होती है, और जो बाएं साइड से आती है वो छोटी मात्रा होती है। ऐसे याद कर लो आप। क्लियर है? अब यहां से इसको क्या करेंगे? ये। बोलो बात समझ में आ गई? अब ये मात्रा है, ये क्या है मेरे दोस्तों? ये है मात्रा, और ये क्या है? वर्ण। क्योंकि हम संधि करते में, संधि विच्छेद करते में वर्ण का ध्यान रखना होगा, और जब हमें उसको पहचान करनी होगी तो सर मात्रा से हम पहचान करेंगे। बोलो समझ में आ गई बात? चलिए, अब बात करते हैं, इसका दूसरा पॉइंट आता है संधि विच्छेद। क्या आता है? संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद, संधि विच्छेद का मतलब, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। समझ में आ गई? अब विच्छेद किसको अलग करेंगे? वर्णों के, और किस वर्णों को? स्वर के वर्णों को, ठीक है। चलिए, तो मैं छोटी, देखो किताबों में आपको बहुत लंबे लंबे में लिखा होगा, मैं उसे शॉर्ट में, मैं बेसिक भी बता दूंगा आपको और शॉर्ट भी बता दूंगा, दोनों चीज आप सीखते चलिए। अगर मैं इस वाली मात्रा को अगर संधि विच्छेद कर रहा हूं तो देखिए, ए और आ प्लस आ और ए मिलाकर क्या बनेगा? आ। ये बनेगा। बोलो बात समझ में आए? सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर हमें किसी शब्द में स्वर संधि में पहचान करना हो तो मात्रा से तो ये और वर्ण से ये वाला। बोलो बात समझ में आ गई? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो सर ये किताबों में कैसे लिखा होता है? देखो, ए प्लस आ प्लस ए, आ प्लस आ, इन चारों को मिलाकर भी वो आ ही दे। आप किताब को उठा के देख ले, इसी बात को मैंने ऐसे लिख दिया एक लाइन। बात समझ में?
कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, शॉर्ट में प्रयोग कर लिया। बोलो बात समझ में आ गई। पहला तो ये है। दूसरा वर्ड हमारा है, दूसरी मात्रा क्या है, ये बड़ी। तो इसको तोड़ेंगे तो किसमें, ई और बड़ी, बड़ी और छोटी मिलाकर क्या बनेगा भैया, बड़ी, और मात्रा ये बनेगी। बोलो बात समझ में आ गई। अभी मैं आपको इसके उदाहरण भी कराऊंगा, आसानी से बिल्कुल समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहिए इसको। इसके बाद ऊ, यहां पर देखिए ऊ और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, और यहां पर आपने क्या बना दिया, ये। सर ये बीच में प्लस का साइन क्यों लगा रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूं। ये मैं इसलिए लगा रहा हूं कि संधि में हमेशा दो वर्णों को अलग करेंगे तो बीच में प्लस का साइन तो लगेगा ही लगेगा। तो चलिए उदाहरण मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा उदाहरण जो आप और हम लोग ज्यादातर प्रयोग भी करते हैं और हम बचपन में स्कूल में भी पढ़ते हैं। देखिए हमें पढ़ाया भी है, लेकिन हम उस समय ध्यान नहीं दे रहे थे। हमें क्या पता थी कंपटीशन में यही आ जाएगा, अगर पता होता तो हम पहले ही पढ़ लेते। तो देखिए सबसे पहले ये एक शब्द लिख दिया जिसमें बच्चा जाने से डरता है। बचपन में तो खूब डरता है, मार मार के उसके बच्चे उसके पिता माता भेजते, चल पढ़ के आ। और बालक क्या करता है, थोड़ा सा नॉटी तो होता है, तुम्हें पता है, शरारती होता है, तो इस सब चीजों से बचना चाहता है। समझ में आ गया। अब ये विद्यालय है, इस विद्यालय में अगर आप पढ़ेंगे तो दो बार में पढ़िए। किसी बच्चे को, अगर छोटे से बच्चे को आप विद्यालय बोलने के लिए दें तो बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोल पाए, क्योंकि बड़ा शब्द है। अब उसके लिए बोलने के लिए आसान कैसे हुआ, उसे ऐसे बोलिए, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अगर मैं इसको बात देखूं तो आ वाली मात्रा देखो, यहां पर ये देखो, यहां पर ये आ मात्रा आ रही है। अब ये आ मात्रा है तो इसका मतलब से ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। इसको तोड़ते हैं तो देखो मैंने कहा है या तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए होगा या तो आ होगा। अगर क्या मैं विद्य लिख दूं तो सही है ये, नहीं। एक बात ये भी ध्यान रखना, संधि विच्छेद करते में किसी दो शब्दों में से जो संधि विच्छेद कर रहे हैं उसके किसी एक शब्द का सार्थक अर्थ भी पता होना चाहिए। अगर किसी एक शब्द का सार्थक अर्थ नहीं है तो वो संधि विच्छेद नहीं कहलाएगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चल तो मैं यहां पर तोड़ता हूं, यहां पर कौन सी मात्रा लूंगा, आ। तो ये आ गया प्लस, अब बचा हुआ क्या है, यानी कि मुझे बड़ा आ बनाना है, या तो मैं ए ले लूं या मैं आ ले लूं। तो अगर मैं अलय कहूं तो अलय कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलना, लेकिन मैंने इसको कर दिया आलय। आलय में क्या होता है, घर। क्या होता है, घर। विद्या जहां प्राप्त होती है उसे ही हम क्या बोलते, जिस घर में विद्या प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं, विद्यालय। आप लोग मंदिर कहते हैं उसको, लेकिन वो एक घर ही है। आलय का अर्थ क्या निकलता है, घर। जहां पर जिस घर में हमें विद्या प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं भैया, विद्यालय। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए अगर ये समझ में आ गई तो और देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा गिरीश, क्या बोला मैंने, एक इसका भी उदाहरण कर लेते हैं। गिरीश बोल दिया। अब गिरीश बोल रहा तो देखो यहां पर, यहां छोटी मात्रा है और गिरीश गलत लिख गया, ये देखो बड़ी मात्रा। ठीक है, ये गिरीश बड़ी की मात्रा लगी हुई बीच में। तो अब मैं इसको जब इसका संधि विच्छेद करूंगा तो यहां ध्यान दीजिए, देखिए इस वाली मात्रा को देखो, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा है तो देखो इस वाले फॉर्मेट को ले लीजिए, ये सेकंड वाला नियम आपका काम करेगा। तो जब इसको लेंगे तो क्या करेंगे, गिरी यानी कि छोटा वाली मात्रा। अब सर ये बड़ी वाली मात्रा क्यों लिए, छोटी मात्रा क्यों ले रहे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहां पर देखो श लगा हुआ, बड़ा से सलजम दिख रहा है। अच्छा से है तो अगर मैं से के साथ हमेशा जानते हो बड़ी की मात्रा ली जाती है, श से सलजम के साथ कौन सी मात्रा ली जाती है, बड़ी। और ध्यान रखिएगा बड़ी की मात्रा अगर यहां ले ली तो यहां पर कौन सी होगी, छोटी मात्रा होगी। यदि इसके साथ बड़ा वाला कोई व्यंजन दिया हो तो, अगर वो बड़ा व्यंजन नहीं है, श नहीं बड़ा व्यंजन है, छोटा वाला से है, तो इसमें हो सकता है उस शब्द पर निर्भर करेगा कि वो बड़ी भी बन सकती है और छोटी भी बन सकती है। ठीक है, तो यहां पर इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गिरी प्लस ईश। समझ में आ गया, ये नाम हो जाता है, गिरी एक नाम है। समझ में आ गया, गिरी बहुत लोगों के नाम भी होते हैं। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल हो गया, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया,
तीसरा एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, ठीक है। मैंने एक शब्द बोल दिया भानुदय, मैंने क्या बोला, भानुदय। देखो मेरे शब्दों में ही आपको संधि विच्छेद मिल जाएगा। अगर मैं इस शब्द को दो भागों में बोल के देखूं, भानु प्लस उदय, भानुदय, भानु प्लस उदय, भानुदय, समझ में आ गई बात। अब इसमें ये वाली मात्रा है तो नियम कौन सा लगेगा सर, तीसरा, क्योंकि बड़े की मात्रा है तो बिल्कुल स्वर संधि होगी, और स्वर संधि में भी कौन सी होगी सर, इसमें दीर्घ संधि होगी। क्यों, क्योंकि सर आपने बताया कि बड़े की मात्रा हो या बड़ी की मात्रा हो या बड़ा आ हो तो वो हमेशा कौन सी होगी, दीर्घ संधि कहलाएगी। बात समझ में आ गई। इसका संधि विच्छेद कब है, देखिए भानु प्लस उदय, देखिए यहां पर छोटा ऊ और मैंने उधर की साइड भी कौन सा लिया, छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलके भी क्या बनता है, बड़ा ऊ। समझ में आ गया। भानु एक नाम है, समझ में आ गया, एक संज्ञा का नाम है। और उदय मतलब जैसे सूर्य का उदय होता है, निकलना, उदय का क्या होता है, निकलना, समझ में आ गया, या उठना। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, भानु उदय, तो ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। बोलो बात समझ में। ऐसे ही आप कई सारे एग्जाम्पलों को कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये बोल दिया महात्मा, मैंने क्या बोल दिया, महात्मा, ये शब्द लिख दिया। अब महात्मा जो शब्द है तो अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आ वर्ण छुपा हुआ है, देखिए यहाँ पर आ है या नहीं है। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या लिखूंगा, महा प्लस आत्मा, क्या बोलूंगा, महा प्लस आत्मा। बोलो बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। चलिए अगर जिसके समझ में नहीं, एक बार वीडियो दोबारा बैक करेंगे और बार बार इसको देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ऑनलाइन का यही फायदा होता है।